हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर। जो भी बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो बेसिकली अगर एनसीईआरटी के बेसिस पर कहा जाए तो हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियाई। जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर है ना, डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियर, तो उस न्यूक्लियाई वाले हिस्से को हम इसमें आज समझने वाले हैं। पूरी केमिस्ट्री है, इसमें समझने वाली कोई खास बात नहीं है, बस जो है आपको रटने वाली बातें हैं। पूरी थ्योरेटिकल, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर है आज का। मैं नोट्स बनाता चले जाऊंगा, उसको समझाता चले जाऊंगा और मजा आने वाला है, ठीक है। और बस आपको याद करना है, ठीक है। जो आज का लेक्चर उसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, बस उसे आपको ज़्यादातर क्या करना है, समझना है, हल्का सा समझ लेना और याद कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज़ है। इसका ये वैल्यू है, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, ये सब कहानी हम लोग समझने वाले हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में अब तक हम लोगों ने क्या क्या समझा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी कि कौन आए, कहाँ से आए, किसने क्या थ्योरी दिया, कैसे फोटोन, फिर बेसिक एरिया वेक्टर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएशन, प्रेशर, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें पढ़ी। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो पूरा मेरे साथ बने रहें, एंड तक देखें और मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं न्यूक्लियर। पहले मैं नोट्स बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा दूंगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें खास बात नहीं है, ठीक है, सब आसान है। तो पढ़ रहे हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स, हैशटैग जाबिश फिजिक्स। आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जाबिश फिजिक्स। यहाँ टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। डीपीपी हो, नोट्स हो, सैंपल पेपर हो, हर एक चीज़, किताब का पीडीएफ हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेसिकली एटम के ऊपर, ठीक है। तो आइए एटम से रिलेटेड बातें लिख देते हैं। एटम, साइज ऑफ एटम। एटम में न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फिजिक्स, फ्रैक्शंस, डिस्क्रीट फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, इस पूरी कहानी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं भाई। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम, निहायत रहम करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो हम क्या शुरू कर रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स अपन लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए, न्यूक्लियर एक्चुअली में न्यूक्लियस है ये, ठीक है। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ये एक्सपेरिमेंट आपने 9th क्लास में भी शायद पढ़ा है, थोड़ा सा उसका दिया है, और हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ेंगे रदरफोर्ड। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया था और इतना बारीक कर दिया था, छिल कर इतना बारीक कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया था। फिर उन्होंने उस पर अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक कराया। तो उन्होंने देखा कि कुछ रिजल्ट्स उनको मिला देखने को। तो उस रिजल्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाली। उन्होंने देखा कि बहुत सारे रेज जो हैं अल्फा पार्टिकल के, वो वापस चले जा रहे हैं, लौट के नहीं आ रहा है। और एक दो, मतलब समझिए कि 1 लाख में 3-4 ऐसा था जो रिटर्न हो रहा था। 1 लाख रेज में अगर माने तो 3-4 रेज ऐसे हैं जो रिटर्न हो रहे हैं। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई अल्फा जो है, मतलब कि जो एटम है वो लगभग खाली है, ठीक है, लगभग खाली है, और बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको रिबाउंड कर रहा है। तो अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए बीच में जरूर न्यूक्लियर जो हिस्सा है वहाँ पॉजिटिव चीज़ है और वो वहाँ से रिबाउंड हो रहा है। तो उसका नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस। उसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस। तो जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं एटम का, वो बेसिकली किसके द्वारा दिया गया है, तो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया, तो डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय द हेल्प ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है।
बेसिक स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये सब चीजें आपको आप जान रहे हो, बस बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। और लगभग चीजें आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भैया मैंने केमिस्ट्री में तो इसे पढ़ लिया है, वही सब बातें हैं यहाँ पर। हालांकि केमिस्ट्री में तो आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे, इससे भी बहुत ज्यादा पढ़ोगे, यहाँ पर बस उसके ऊपर ऊपर हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये है ऑर्बिट, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये है ऑर्बिट। ऑर्बिट है तो इसको क्या बोलेंगे? ये ऑर्बिट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये इलेक्ट्रॉन रहा, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इसको रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है। उसके बाद ये बीच में न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इस न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इस एटम का जो रेडियस होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का रहता है। ठीक है, मतलब 10⁻⁻10 मतलब एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में रहता है। तो रेडियस ऑफ एटम किस में मिलेगा आपको? एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम एंगस्ट्रॉम में मिलता है। और ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आप बारीक से अगर ध्यान से देखें तो ये जो छोटा सा मैं लिख रहा हूं, ये छोटा सा जो मैं बार बार इसे डार्क कर रहा हूं, ये क्या है? न्यूक्लियस का रेडियस है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 काफी छोटा है, एंगस्ट्रॉम से भी क्या है? छोटा है। तो ये शायद फर्मी आता है, फर्मी। ठीक है, पिको 12 हो गया, ये फर्मी है। ठीक है, तो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो 10⁻15 मीटर है ये। तो ये रेडियस इसका बहुत छोटा होगा। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻31 kg। उसके बाद इस पर चार्ज कितना होगा? तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? तो 1.67 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होगा? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग प्रोटॉन जितना ही होता है, लगभग प्रोटॉन जितना ही होता है। मास ऑफ प्रोटॉन भी लगभग, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग किसके जितना होता है? न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग किसके जितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के जितना होता है। इस पर चार्ज कितना होगा? तो इस पर चार्ज होगा 0। इस पर चार्ज कितना होगा? तो चार्ज होगा 0। तो आप देख सकते हैं कि ये है 10⁻⁻27 और ये 10⁻31। इसका मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत 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 छोटा है। किससे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो सिंबल है ये, इसे ध्यान से देखिए। इसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हटाओ। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है। एक्स हो जाएगा सिंबल ऑफ एटम, एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। और यहां पर लिखाता है उसका Z और ऊपर लिखाता है A, जहां पर Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है। और Z एटॉमिक नंबर है तो जितना Z होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये है Z। A क्या है यहाँ पर? तो A है यहाँ पर मास नंबर। A क्या है यहाँ पर? तो A है यहाँ पर मास नंबर। A है यहाँ पर मास नंबर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एटम को दिखाने का। किसी भी एटम को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने किया है, आप एज ए एग्जांपल देख सकते हैं कि C फॉर कार्बन। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 और इसका मास नंबर कितना हो गया? 12। यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8, मास नंबर कितना हो गया? 16। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 और मास नंबर कितना हो गया? 14। बात समझ में आ रही है? तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एटम को। किसी भी एटम को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ध्यान से इसको देखते रहें, समझते रहें। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एटम को। अब बात आता है यहाँ मास नंबर मैंने लिख दिया, तो मास नंबर एक्चुअली में होता क्या है? तो मास नंबर ना तो डेसिमल में होगा, याद रखिए मास नंबर डेसिमल में नहीं होता है, बिल्कुल भी। मास नंबर डेसिमल में नहीं होगा। और मास नंबर होगा तो किस में होगा? होल में होगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिए इस बात को कि मास नंबर डेसिमल में नहीं होगा, मास नंबर किस में होगा? होल में होगा। मास नंबर किस में होगा? होल में होगा। मास नंबर एक्चुअली होता है, मास नंबर एक्चुअली में होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर किसे बोलते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को ही हम लोग मास नंबर कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एंड ए होल नंबर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं किस किस चीज का? आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन। किस किस चीज का एग्जांपल देख रहे हैं? आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार और आइसोटोन को क्या लिखेंगे? देखिए 6C
612। अब देखिए ये समझ में आ रहा है कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटम को। इस सिंबल में कौन कौन सा सिंबल क्या दिखा रहा है, मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर किसे कहते हैं, इज नॉट ए डेसिमल नंबर, इट इज ए होल नंबर। मास नंबर बेसिकली क्या होगा, सम ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के सम को ही हम लोग मास नंबर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों कार्बन एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन दोनों का मास नंबर अलग अलग है, दोनों का मास नंबर अलग अलग है। तो अगर एक एटॉमिक नंबर हो और मास नंबर अलग हो जाए, मतलब कि सेम मास सेम एटॉमिक नंबर हो, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, तो हम कहेंगे उसे आइसोटोप्स। क्या कहेंगे उसे, आइसोटोप्स। क्या कहेंगे उसे, आइसोटोप्स। अगर मास नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होगा तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, उसे कहेंगे हम लोग आइसोबार। मास नंबर अगर सेम होगा तो क्या कहेंगे उसे हम लोग, आइसोबार। मास नंबर अगर सेम होगा तो क्या कहेंगे उसे हम लोग, आइसोबार। और अगर सेम, देखिए एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर भी अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम है। लेकिन क्या सेम है, न्यूट्रॉन सेम है। न्यूट्रॉन सेम है तो इसे कहेंगे हम लोग आइसोटोन्स। तो याद रखिए, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हम उसे कहेंगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उसे कहेंगे आइसोबार, नहीं आइसोटोप्स कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। और अगर उसका मास नंबर सेम होगा तो उसे कहेंगे आइसोबार। और अगर दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तो उसे कहेंगे हम लोग आइसोटोन्स। बात समझ में आ रही। तो हमने मास नंबर समझ लिया, हमने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स समझ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है, तो जैसे अलग अलग जितने भी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, अर्थ पर जितने भी आइसोटोप्स है, उन सारे आइसोटोप्स को मिलाओ और उन सब के एटॉमिक मास का मीन वैल्यू निकालो। एटॉमिक मास का मीन वैल्यू निकालो, एटॉमिक मास का मीन वैल्यू निकालो। वो मीन वैल्यू ही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। और इस वजह से एटॉमिक मास डेसिमल में हो सकता है, लेकिन मास नंबर डेसिमल में नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। यहां मैंने लिख दिया, इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग मीन वेट ऑफ ऑल आइसोटोप्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट्स ऑफ देम प्रेजेंट ऑन अर्थ। दिस क्रिएट्स फ्रैक्शन, दिस क्रिएट्स फ्रैक्शन। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात आगे आगे बढ़ाएंगे। नोट कीजिए इसको जल्दी से। चार्ज्ड एटम, एटम। चलिए समझते हैं अब यहां तक की कहानी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, यहां तक की कहानी बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। अब बात करते हैं आगे, लेकिन पहले मेरा बाल, चलिए अब बात करते हैं आगे। वहां तक इससे पहले अभी तक हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, एएमयू में। अब बात करते हैं मास के एटम के बारे में। तो चूंकि मास ऑफ एटम, एटम कितना छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब उसके मास को निकालना है भाई। तो अब देखें, अगर आप स्टैंडर्ड, अब यूनिट लेना आपको, ठीक है। तो जनरली हम लोग यूनिट मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है। उसमें क्या था, उसमें यही था कि जब आप किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आप एक यूनिट से कंपेयर करते हैं, और यूनिट का नेचर कैसा होना चाहिए, उसी के जैसा होना चाहिए जिसको आप मेजर करने जा रहे हैं। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। यहाँ भी कुछ वैसा ही चीज़ है, लेकिन एटम चूंकि बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब आप इसको जाओगे और रखोगे इधर 1 किलो या आधा किलो या 200 ग्राम का वजन रखोगे इधर, या 100 ग्राम का या 50 ग्राम का वजन इधर डालोगे और डाल दोगे एटम। एटम इतना छोटा है कि आपको दिखेगा ही नहीं, तो आप उसको कंपेयर कैसे करोगे। तो अब क्या करना है कि इसी के नेचर का होना चाहिए ताकि आप मेजरमेंट कर सको, एटम के मास को निकाल सको। तो क्या करना है, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि वो सबसे स्टैंडर्ड वैल्यू लिया जाए, एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाए, एक स्टैंडर्ड आर्बिट्रली चूजन वैल्यू लिया जाए। तो वो है C12 एटम, C12 एटम। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, एटॉमिक मास को हम लोग लिखेंगे किसमें, तो एटॉमिक मास यूनिट। इसका अलग कहानी, केजी नहीं है, AMU है, AMU यूनिट है इसका। इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। अब वो अलग बात है कि आगे हम AMU को केजी से रिलेट करेंगे कि एक AMU कितना केजी, वो अलग कहानी, लेकिन इसका यूनिट या इसका मेजरमेंट किसमें होगा, AMU में होगा। बात समझ में आ रही। AMU कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नहीं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए किसे उठाया गया, C12 एटम को, और उस C12 एटम के 12 हिस्से किए गए। C12 एटम उठाया गया, उस C12 एटम के कितने हिस्से किए गए, 12 हिस्से, 12 हिस्से किए गए, 12 हिस्से किए गए। अब जब 12 हिस्से उसके किए गए तो उसमें का जो एक हिस्सा लिया, बोला कि ये स्टैंडर्ड है भाई, इसी से सब चीजें मेजर होंगी।
अब इससे जो मेजर होंगी, मतलब ये बराबर 1 AMU, ये यूनिट आ गया। मतलब C12 एटम का 1/12 12 हिस्सा कीजिए, उस 12 हिस्से में से एक हिस्सा उठाइए, दैट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। बात समझ में आ रही? अब ये है एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। अब ये कितना होगा, आइए देखते हैं कितना होगा। तो कहानी वही है कि एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, AMU में। AMU मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 का 1, और इसको कितना से भाग दे दीजिए, 12 से। 12 से जब आप भाग दोगे तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जो एटॉमिक मास होता है वो किसकी वजह से होगा, न्यूट्रॉन की वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से होगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, लेकिन बहुत कम होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर कर दे तो मेन जो मास तैयार करेगा, मेन जो वजन तैयार करेगा एटम का, वो कौन तैयार करेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। अभी जस्ट यहां पर डेटा लिखा था, याद होगा, यहां पर डेटा मैंने लिखा हुआ था अभी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और लिखा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा। अगर आपने नोट्स किया है तो उलट के देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन को करो इग्नोर, तो एटम का मेन मास कौन तैयार करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जितना एटॉमिक नंबर, यहां भी लिखा था अभी, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर C12 एटम है तो 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 मास ऑफ प्रोटॉन, और हम मालूम है, जानते हैं कि लगभग दोनों बराबर होता है। तो 6 कितना हो गया, 12 मास ऑफ प्रोटॉन, 12 से 12 हो गया, ढिचिक तो 1 AMU कितना हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन जितना, मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू ये। तो ओ हो, अभी जस्ट मैंने बोला था कि AMU को रिलेट करेंगे किससे, kg से। तो 1 AMU किसके बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू यहां डाल दो आप। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं और इससे कुछ कंक्लूजन और कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे जो आपको रटने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए एग्जांपल की हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है कितना, 4। ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो इसका मास कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, 4 AMU होगा ना, 1 AMU मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 4। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम 4 AMU। मास ऑफ 1 मोल, एक एटम का मास कितना, 4 AMU। कैसे, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दोनों जोड़ दीजिए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 MP के बराबर है ना भाई, 1 AMU किसके बराबर, MP के बराबर, और MP किसके बराबर, Mn के बराबर है ना। MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और Mn मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो 1 AMU MP के बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। तो सब आपस में बराबर है। अब जब सब आपस में बराबर है तो मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 AMU। तो ये हमने एक बात समझ ली, दूसरी बात क्या है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ He एटम, 1 मोल, तो 1 मोल किसको कहते हैं, तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे, ये आ गया कितना, 4 AMU। तो 4 AMU बराबर है MP, और MP की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। अब मोल की बात कर रहे हैं तो किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, एवोगाड्रो नंबर को। मोल की बात हो रही है तो किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, एवोगाड्रो नंबर को। तो एवोगाड्रो नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर दी। अब अगर आप ध्यान से कैलकुलेटर निकाल के ये काम करो, 1.67 और 6.023 इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये 10 आएगा। कितना आएगा, ये 10 आएगा। और यहाँ 23 27 तो -4, तो ये आ गया -3। इसको ग्राम में कर दो तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कितना हो गया, 4 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि Z हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब जितना न्यूट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा, मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन होगा। कब, जब एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की संख्या उसमें उतनी ही होगी जितना कि न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, अब ये समझ लिया, Z हमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताता है। A अगर लिखता है A, तो A क्या है, मास नंबर। अगर लिखते हैं AMU, क्या हमने लिखा, A तो मास नंबर, AMU क्या बताएगा, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। जैसे देखिए ये लिखा ना यहाँ 4, यही ना A है, देखा जाए तो यही A है, यही ना A है भैया। तो ये हमने क्या लिखा है, AMU। ये क्या बता रहा है, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1। A कितना है, 4 AMU, मास ऑफ 1 एटम। बात समझ में आ रही, AMU मतलब मास ऑफ 1 एटम। और 1 ग्राम की अगर हम बात करें, 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम 4 ग्राम, 4 ग्राम, तो ये क्या बताएगा, मास ऑफ 1 मोल।
समझ में आ रही है कहानी? मास ऑफ 1 मोल का। ओह, आप कहोगे कि वो सर क्या रिलेट कर रहे हो आप, बेहतरीन। ए ग्राम, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम यहाँ निकाला, एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से कंक्लूजन है। ए ग्राम हो गया मास ऑफ 1 मोल। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ए में से जेड को घटा दो, ए में से जेड को घटा दो तो क्या दे देगा आपको? ए में से जेड को घटा दोगे तो क्या देगा आपको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां तक की कहानी क्लियर। अगर न्यूट्रल एटम है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, एक्स, जेड एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अगर चार्ज है तो यहां पर प्लस माइनस दिया रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक तो यहां पर है हीलियम का, लेकिन अगर यही चार्ज हो जाए तो इसको लिखेंगे ऐसे, He2 4 और यहां लिख देंगे +2, अल्फा पार्टिकल। अभी हो गया अल्फा पार्टिकल, अभी हो गया अल्फा पार्टिकल, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये चार्ज एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका और ये न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको भी फटाक से नोट कर लो भाई। नोट्स होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं अब इस चीज को। अब हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस स्टार्टिंग में हम लोगों ने समझ लिया था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 के रेंज में होता है, और एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर के रेंज में होता है। ठीक है, अब यहाँ उसके न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि न्यूक्लियस का रेडियस, फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फार्मूला होता है आर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस बनाया है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस बना हुआ, तो ये इसका रेडियस हो गया आर, ये है रेडियस आर। ठीक है, ये रेडियस क्या है? आर, ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है, और ये रेडियस किसके बराबर होगा? तो ये रेडियस बराबर होगा R0 a का पावर 1/3। R0 a का पावर कितना? 1/3। R0 a का पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। R0 a का पावर 1/3। अब देखिए, R0 a का पावर 1/3 जब हो जाएगा, ठीक है, R0 a का पावर 1/3 हो जाएगा, तो ये रेडियस वेयर R0 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.1 × 10⁻⁻15। R0 की वैल्यू कितनी होगी? 1.1 × 10⁻⁻15। ए क्या है? मास नंबर। ए क्या है? मास नंबर। ये फॉर्मूला आया कैसे, कहां से आया, इस पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स की एक बुक है जिसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा, वो अगर किताब पढ़ोगे तो वहां आपको मालूम चलेगा, ओ भाई साहब ये ऐसे आया। तो वो प्रोसीजर तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, वो आगे की चीज है। ठीक है, हमें बस अपना मुद्दा समझना है कि भैया आर बराबर क्या होगा? R0 a का पावर 1/3, वेयर R0 है इतना, ए क्या है? मास नंबर। तो फाइनली R0 की वैल्यू पुट करके लिखेंगे तो R बराबर हो जाएगा 1.1 × 10⁻⁻15 ए का पावर 1/3। ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और इससे हम लोग क्या निकालते हैं? ये किस चीज में काम आता है? तो ये डेंसिटी निकालने का काम देता है। न्यूक्लियस के डेंसिटी को फाइंड करने में मदद करता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस मास कितना होगा किसी भी न्यूक्लियस का? तो मास ऑफ प्रोटॉन अभी हमने निकाला था कि ग्राम में या केजी में। तो एजी क्या हो जाता है? मास ऑफ ये मास ऑफ 1 एटम हो जाता है, 1 मोल ऑफ एटम हो जाता है। तो A × 1.6 × 10⁻⁻27। तो A मास कितना हो गया? A × 1. ये मास ऑफ प्रोटॉन से हमने इसके मास नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास यहाँ पर A मास यहाँ हमने पुट कर दिया, ये पूरा वैल्यू पुट कर दिया, वॉल्यूम यहाँ पर डाल दिया 4/3 πr3, क्योंकि स्फेरिकल है तो 4/3 πr3, r³ का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। तो R0 a का पावर 1/3, तो 3 इस पर आ जाएगा, ये 3 कट जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ए से ये हो जाएगा ढिचिक। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना फुर्सत में, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको लगभग निकल कर आएगा 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ओ हो बाप रे, आपको कम लग रहा है? ये सोचने वाली बात है भाई। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, उसमें कितना? 10 का पावर 17 किलो। 10 का पावर 17 किलो। बाल बार बार खराब हो जाए। 10 का पावर कितना? 17 किलो। बाप रे, 10 का पावर 17 किलो यार, सोचिए इतना। तो ये कितना डेंसिटी, इतना ये। लेकिन फिर भी हम लोग कैसे उठा लेते हैं? कैसे हम लोग उठा लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को इजीली उठा लेते हैं। ये आप देखो तो ये बहुत है, सोचने की बात है, ये बहुत ज़्यादा है।
लेकिन फिर भी हम चीजें उठा लेते हैं आसानी से। कैसे उठा लेते हैं? क्योंकि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट वैकेंट होता है। ये इस वजह से एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? वैकेंट होता है, खाली होता है। इस वजह से मतलब तुम आप ऐसे समझो कि 1 मीटर क्यूब इतना ले लो और उसमें 17 किलो भर दो, कितना सॉलिड हो जाएगा, कितना हार्ड हो जाएगा। उतना हार्ड होता है ये आपका, ये हमारा डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इतना हार्ड होता है भाई, इतना हार्ड। बात समझ में आ रही है? इतना हार्ड होता है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन फिर भी हम चीजें उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? खाली होता है। एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होता है, इसलिए इजीली हम लोग उठा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? खाली होता है, इसलिए हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझना। अब देखिए ये कितना डेंसर है। तो ब्लैक होल समझिए कि ब्लैक होल को अगर आप डिफाइन करना चाहो या डिफाइन हो तो इस बेसिस पर डिफाइन होता है कि ब्लैक होल क्या है। बेसिकली ब्लैक होल है कि कोई भी चीज जहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट भी स्केप नहीं कर पा रही, वो है लाइट आई और एब्जॉर्ब हो गई। तो सोचिए कि जिसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होगी, 1 मीटर क्यूब में 10 का पावर 17 किलो, भाई लाख टन कितना है, उतना मास भर दो, कितना ग्रेविटी हो जाएगा उसके ऊपर, कितना, बाप रे, अंदाजा लगा लीजिए आप। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बट डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होता है? बहुत कम होता है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो होता है वो बहुत कम होता है और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम एटम, और एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या होता है? खाली होता है। एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या होता है? खाली होता है। इस वजह से हम चीजें आसानी से उठा लेते हैं। इस वजह से हम चीजें, ठीक है, लिख सकते हैं, इस वजह से हम चीजें आसानी से उठा लेते हैं, आसानी से उठा लेते हैं। बात समझ में आ रही? ये है, इसलिए हम चीजें आसानी से उठा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसे भी नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इसे भी नोट कीजिए जल्दी। बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। चलिए इसको भी अब समझ लिया जाए। सब चीजें तो हम समझ ही रहे हैं मजे में, इसे भी समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स देखिए, सवाल ये आता है कि हम, आपके दिमाग में ये कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि भैया आपने पढ़ा है कि सर प्रोटॉन के बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। बिल्कुल लगता है। तो सर, और एटम का साइज भी एंगस्ट्रॉम में है, मतलब कि उससे भी छोटा है, जाहिर सी बात है, बहुत छोटा है। और वो एकदम समझिए कि बहुत छोटा है और इतना सट के रहता है, बहुत सट के रहता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डेंसिटी देखा था कितना था, तो वो सट के रहता है, बहुत ज्यादा सट के रहता है। इतना होने के बावजूद भी सट के रह रहा है, ठीक है, सट के रह रहा है। इतना होने के बावजूद भी स्टेबल कैसे है? न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई प्रोटॉन के बीच में तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है ना, प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस में इतना सट के रह रहा है। पहली चीज तो सट के रह रहा है, प्लस स्टेबल भी है। तो उसको समझते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स है क्या। न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगेगा? न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये कैसा रेंज फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब ये इतना छोटा है कि ये अगर 10⁻14 से बड़ा होगा, ठीक है, जैसे यहां मैंने लिखा है, देखिए, सिग्निफिकेंट फॉर रेंज लेस देन 10⁻14, मतलब इससे कम है तो ये काम करेगा। -14 से अगर कम है तो काम करेगा। अगर उससे ज्यादा हो गया, 10 का पावर -15 हो गया, नहीं काम करेगा। बात समझ में आ रही? मतलब 10 का पावर -14 से अगर छोटा है तो ये काम करेगा, नहीं तो इससे अगर बड़ा हो गया तो ये काम नहीं करेगा, ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए ये रेंज जरूरी है। कितना? 10 का पावर -14 से कम। बात समझ में आ रही? अब देखिए, और हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि वो तो 10 का पावर -15 होता है न्यूक्लियस का रेडियस अभी पढ़ा है ना, कि 10 का पावर कितना होता है? -15, तो उस रेंज में होता है। देखिए न्यूक्लियर फोर्स क्या है? तो न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। पहली बात, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है।
ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, किस किस के बीच में लगेगा, जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। सिग्निफिकेंट फॉर, और कितने रेंज तक काम करेगा, तो 10 टू द पावर -14, लेस देन 10 टू द पावर -14 मीटर की, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी ये फोर्स लगता है, और यही फोर्स एटम को न्यूक्लियस को स्टेबल बनाता है। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के भी बीच में लगेगा, सबके बीच में लगता है, और ये स्टेबल करता है किसको, न्यूक्लियस को। नेट फोर्स कितना होगा, अब थोड़ा नेट फोर्स की बात कर ले। देखिए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो एक दूसरे पर सिर्फ क्या लगेगा, वो ये फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी क्या लगेगा, सिर्फ प्रोटॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं, तो इसके पास भी क्या लगेगा, इसके पास भी लगेगा, आपको न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, और साथ में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेगा, क्योंकि यहां पढ़ा ना, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो ये भी अट्रैक्टिव, ये भी अट्रैक्टिव, ये भी अट्रैक्टिव, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे को ढकेलेगा भी, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ढकेलेगा भी, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ढकेलेगा। तो ढकेलेगा तो नेट फोर्स जो हो जाएगा, तो Fn क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, और Fe क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो नेट फोर्स अगर हम निकालें तो FNN मतलब न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, FNP मतलब न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और FPP मतलब न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। तो FNN मतलब न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बराबर होगा न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, लेकिन बड़ा होगा किससे, प्रोटॉन वाले से। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। इसमें भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इसमें न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन रिपल्सिव फोर्स इसको क्या कर रहा है, दूर निकाल रहा है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसका फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि ये सब फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आ जाएगा F न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बराबर होगा, लेकिन ये बड़ा होगा किससे, प्रोटॉन प्रोटॉन से। अब सवाल आता है कि क्यों न्यूक्लियस स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है, इस वजह से न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है, इस वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है? इसको भी नोट कर लीजिए आप फटाक से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। बात यहाँ ये है, हम लोग अब टॉपिक पढ़ रहे हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट है क्या, तो इसको समझते हैं। देखिए हुआ ये कि जो न्यूक्लियस की हम एनर्जी को, न्यूक्लियस की एनर्जी, न्यूक्लियस के मास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दो तरह से हम मास निकाल सकते हैं। एक मास निकालेंगे हम प्रैक्टिकली, और एक मास निकालेंगे हम थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली अगर हम मास निकालें तो किस तरह से हम मास निकाल सकते हैं, तो देखिए थ्योरेटिकली निकालने का तरीका क्या है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, किसी भी एटॉमिक नंबर का है, कोई भी एलिमेंट है Z, और एटॉमिक मास नंबर कितना है, A। इस न्यूक्लियस का मास नंबर है A, तो इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो A माइनस Z क्या मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। A माइनस Z हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन कितना होगा, तो Z जितना। तो हमने न्यूट्रॉन्स निकाल लिया और हमने प्रोटॉन निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने अभी जस्ट इसी लेक्चर में बताया कि मास ऑफ न्यूक्लियस बनाता कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तो बनाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। तो न्यूक्लियस का मास अब कैसे निकलेगा, तो हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिया, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लिया। अब दोनों के क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लिए, तो थ्योरेटिकली हमने कैसे निकाला, तो A माइनस जेड से हमको क्या मिला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये हमने थ्योरेटिकली निकाल लिया। ये हमने क्या निकाल लिया, थ्योरेटिकली। भाई थ्योरेटिकली हमने ये निकाल लिया। अब दूसरा तरीका क्या है, प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली हम कैसे निकालते हैं, तो प्रैक्टिकली के लिए हम क्या करते हैं कि हम 1 मोल मास ले लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 1 मोल मास ले लेते हैं। उस 1 मोल मास से हम एक एटम का निकाल लेते हैं। समझिए, हमने 1 मोल ले लिया। 1 मोल में कितने एटम्स, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने एटम्स हैं। उस मोल वाले में से हमने एक सिंगल एटम का वैल्यू निकाल लिया।
अब सिंगल एटम का निकाल लिया तो अब हमें मालूम है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस एक एटम के मास में से हमने इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दिया, तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए क्या किया हमने, प्रैक्टिकली के लिए हमने एक मोल मास नापा, ठीक है, नापा, एक मोल में इतना एटम होता है। तो जब एक एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास क्या कर देंगे, माइनस, वही कहानी माइनस कर देंगे, तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। तो यहां हमने कैपिटल एम माना, कैपिटल एम क्या माना, मास ऑफ एटम, कैपिटल एम यहां पर है मास ऑफ एटम। अब क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखिए, तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली, मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकली, तो मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, तो कैपिटल एम मास ऑफ एटम माइनस जेड एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने दो निकाला, ये हमने निकाल लिया है प्रैक्टिकली और ये हमने निकाल लिया है थ्योरेटिकली। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम ये हुआ कि ओ हो थ्योरेटिकली वाला ज्यादा है और प्रैक्टिकली वाला कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लफड़ा है, मतलब थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ये काम कर रहे हैं तो हमें थ्योरेटिकल जितना नहीं मिल रहा है, थ्योरेटिकल से कम मिल रहा है। इसका मतलब दया पता लगाओ, मास कहीं गया है, बात समझ में आ रही। इसका मतलब थ्योरेटिकली जो है प्रैक्टिकली भी वही आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कम है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने एनालाइज किया कि वो बिरयानी बनेगा 10 किलो का और उसमें चिकन पड़ेगा 5 किलो, तो मतलब 15 किलो, तो मतलब इतना, मतलब कि 20 किलो का हिसाब आपने लगाया, ये थ्योरेटिकल है। अब आप जाके देख रहे हैं तो रेल उसमें तो 18 ही किलो है, 2 किलो साला को खा गया क्या। तो थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट करके आए 20 किलो, देख रहे हैं तो 18 किलो, 2 किलो कोई ना कोई चाप दिया है, कोई ना कोई देख दिया है बिरयानी अच्छे से, बिरयानी कौन नहीं देखता, देख दिया है। तो ये ही प्रैक्टिकली 2 किलो माइनस, मतलब ये 2 किलो कहीं गया, किसी के पेट में गया। उसी तरह यहां थ्योरेटिकली इतना आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली उससे कम है। इसका मतलब वो मास कहीं ना कहीं गया। अब वो जो मास गया है वही अब उसी पर कहानी है, वो मास निकला। अब जब वो मास निकला तो मैंने देखा नहीं, मास गई तो मास गया तो गया कहां, दिखता ही नहीं, दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा, इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो मास गया एनर्जी के फॉर्म में। वो मास किस में गया, एनर्जी के फॉर्म में गया। अब एनर्जी के फॉर्म में गया है तो कुछ ना कुछ एनर्जी के फॉर्म में, तो वो जो मास लूज हुआ। अब देखिए, अब थोड़ा इसको मैं पीछे से रिलेट कर रहा हूं। क्या पढ़ के आए थे न्यूक्लियर फोर्स में कि वो स्टेबल करता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, स्टेबल करता है। तो अब सोचो कि प्रोटॉन थोड़ा उसको उस हिस्से को लाते, इसको यहीं पर पॉज करते हैं, उस पिछले हिस्से को लाइए। प्रोटॉन क्या करता है, रिपल्सन लगाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है। अब सोचिए रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद, उतने छोटे जगह पर होने के बावजूद उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा होगा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लेकिन फिर भी वो क्या है, स्टेबल है। तो इस वजह से स्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जब उसमें से मास डिफेक्ट हुआ, जो मास डिफेक्ट कह रहे हैं हम किसे, जो प्रैक्टिकली कुछ था, थ्योरेटिकली ज्यादा था, प्रैक्टिकली कम आया, तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो मास डिफेक्ट है, ये मास डिफेक्ट निकल के गया एनर्जी के फॉर्म में। तो जब उसने एनर्जी लॉस की, मतलब लूज की, लॉस की, जब उसने एनर्जी लॉस की तो वो लॉस एनर्जी की वजह से वो स्टेबल बनने में मददगार साबित हुआ। बात समझ में आ रही, वो स्टेबिलिटी क्रिएट करने में मददगार साबित हुआ। क्या, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये जो मास यहां कम देखने को मिला, इस मास को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट निकल कर जाता है एनर्जी के फॉर्म में, और ये एनर्जी उसको बाइंड करने में मदद देता है। इसलिए इस एनर्जी को हम लोग, इस डेल्टा एम के पास जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम लोग एक और नाम से जानेंगे, क्योंकि उसी एनर्जी की वजह से स्टेबल हुआ है, एटम बनकर तैयार हुआ है, इसलिए हम इसको बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बात समझ में आ रही, किस नाम से भी जानेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। किस नाम से जानेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट क्या है, बात समझ में आ रही कि थ्योरेटिकली इतना मास होना चाहिए, प्रैक्टिकली इतना होना चाहिए। कंपेयर करके देखा गया तो प्रैक्टिकली कम था, इसका मतलब उसमें से कुछ मास लॉस हुआ। ये जो मास का लॉस है, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। वो मास गया तो गया कहां, तो एनर्जी के रूप में बाहर निकल गया। तो एनर्जी के रूप में जो बाहर निकला है,
तो इस एनर्जी की, ये एनर्जी उसमें से निकल कर चला गया तो एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम हुई तो ये स्टेबल हुआ। अब इसके निकलने की वजह से ये स्टेबल हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी से क्या कहेंगे हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी भी कहेंगे। अच्छा, ये जो मास निकल कर गया इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर पर इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए, E m की जगह डेल्टा m, c की जगह c। इसको थोड़ा आगे प्रोसेस से बढ़ाइएगा, तो चूंकि जगह नहीं है इसलिए मैंने बनाया नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया क्योंकि रिजल्ट से ही मतलब है हमें। तो E बराबर डेल्टा m 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही? तो ये एनर्जी ऑफ मास डिफेक्ट है, जो मास निकल कर भागा है उसका, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये था हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। ये क्या था, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें आप लोग बेसिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। बेसिक चीजें हम लोगों ने केमिस्ट्री वाली चीजें ही समझी हैं। तो मेरे साथ बने, अच्छा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हो गया क्या? चलिए, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद का जो लेक्चर है यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और इस पर भी लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।